नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे आप सभी का द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। उन प्रमुख अनुच्छेदों में कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज हम उन्हीं अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको पढ़िए, अच्छे से देखिए और लोगों को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और आइकन बटन को दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक लोग उस वीडियो को देख सकें, ऐसा प्रयास करें, क्योंकि आपके प्रयास से और हमारे प्रयास से ही कोई भी कार्य संभव हो सकता है। आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि ऊपर देखने लिखा होगा प्रमुख अनुच्छेद, ये भाग 1 है दोस्तों। कुल 395 अनुच्छेद हैं। हम उनमें से कुछ अनुच्छेदों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उन्हीं अनुच्छेदों को लेकर हम आ रहे हैं। बाकी अनुच्छेद जो हमारे काम के नहीं हैं, काम के तो सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद का भाग 1 है प्रमुख अनुच्छेदों का। आइए हम उन्हीं भाग को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर जो 4 अनुच्छेद हैं भाग 1 में इसको स्थान दिया गया है, अर्थात संघ एवं राज्यों का क्षेत्र। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ऐसा हम सुनते हैं। तो आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे अनुच्छेद 1 से 4, जो कि भाग 1 में इसको रखा गया है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि हमको पता है, आपको भी पता है वर्तमान में। ठीक, आइए दोस्तों, जो अनुच्छेद 1 है दोस्तों, वह बात करता है संघ के क्षेत्र का नाम। मतलब जो संघ में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके क्षेत्र, वो जो क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, मतलब जो क्षेत्र विशेष हैं, उनका नाम और उनके नामकरण की बात करता है। ठीक दोस्तों, तो अगर आपसे कोई पूछे अनुच्छेद में क्या है, तो आप कहेंगे संघ के क्षेत्र का नाम संबंधी प्रावधान रखा गया है। तो जब भी अनुच्छेद 1 की बात करें, अनुसूची 1 की बात करें, भाग 1 की बात करें, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो संघ के क्षेत्र हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो आपके क्या हो दोस्तों, राज्य हो, तो उनके नाम से संबंधित प्रावधान क्या किया गया है, उनका नामकरण कैसे होगा, वे संघ के राज्य के रूप में कैसे जाने जाएंगे, इन सब की बारे में चर्चा की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 2 है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको समझना है कि नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना। नए राज्य से यहाँ तात्पर्य है दोस्तों ये है भारत से बाहर के राज्य। जब भारत से बाहर के राज्य को भारत में शामिल किया जाता है तो उनसे संबंधित, उस राज्य से संबंधित जो प्रावधान दोस्तों, उसे अनुच्छेद 2 में जगह दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 2 में निहित है। हमेशा इसको याद रखना, भारत से बाहर के राज्य की बात कर रहा है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 2। जब दोस्तों हम अनुच्छेद नंबर 3 की बात करते हैं, जो अनुच्छेद नंबर 3 है वह राज्यों की स्थापना, उनका जो राज्य के क्षेत्रफल क्या होंगे, उनकी स्थापना कब कैसे होगी, उनका सीमा कैसे तय किया जाएगा और नाम परिवर्तन। अर्थात हम कह सकते हैं भारत से संदर्भित अगर किसी राज्य की स्थापना की जा रही है, क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफल की बात की जाए, उनके सीमा, राज्य की सीमा से संदर्भित बात की जाए, या नाम परिवर्तन, राज्य के नाम परिवर्तन से संबंधित कोई बात की जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह अनुच्छेद क्या है दोस्तों, 3 में है। तो अनुच्छेद 3 में दोस्तों हम राज्यों की स्थापना, क्षेत्रफल, सीमा अथवा उनके नाम परिवर्तन की बात कर सकते हैं। आपको पता होगा बहुत से ऐसे राज्य हैं जो एक राज्य से नए राज्य बने हैं, जैसे कि आपका उत्तराखंड हो गया, आपको पता होगा, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे यूपी से, एमपी से और बिहार से, बहुत से ऐसे राज्य हैं जो अलग हुए हैं और नए राज्य के रूप में स्थापित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 3 इसका प्रयोग करता है। अब दोस्तों जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित जो शक्ति है वो केंद्र के पास नहीं थे। अर्थात केंद्र ही अगर केंद्र जब तक नहीं चाहेगा, केंद्र सरकार नहीं चाहेगा, केंद्र नहीं चाहेगा, तब तक किसी राज्य का नाम या राज्य परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 4 है वह अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित शक्ति किसको प्रदान करता है, केंद्र के पास। मतलब केंद्र को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो अनुच्छेद और 2 और 3 संबंधी अपने शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 4 में किया गया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बाद मतलब जब हम कभी क्लासेस लेंगे आपकी इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बाद, तो आपसे बात करेंगे इन टॉपिक पर। अभी हमको इतना जानना है कि अनुच्छेद 5 से 11 जो है वह नागरिकता की बात करता है। भाग 2 में इसकी चर्चा की गई दोस्तों।
जो भाग 2 है उसमें चर्चा की गई है कि अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता है, सिटीजनशिप है, कि हमको सिंगल सिटीजनशिप मिला है कि डुअल सिटीजनशिप मिला है कि क्या मिला। अभी तो हम भारत के नागरिक हैं तो हमें केवल सिंगल सिटीजन मतलब हम एकल नागरिकता हमको मिला है अपने भारतीय संविधान द्वारा। तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि दो ही नागरिकता क्या आती है और सिंगल नागरिकता क्या आती है। तो जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 की बात करें दोस्तों तो मौलिक अधिकार की बात करता है, जिसका जिक्र भाग 3 में किया गया है। तो भाग 1 हमने देख लिया, भाग 2 भाग 3। और अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार दोस्तों, अनुच्छेद 36 से 51 जो है दोस्तों राज्य के निर्देशक सिद्धांत, डीपीएससी से बोलते हैं हम लोग। तो 36 से 51 इसका जिक्र दोस्तों किया गया है भाग 4 में। और जो अनुच्छेद 51A है इसको बोलते हैं दोस्तों मूल कर्तव्य। ठीक, मूल कर्तव्य को दोस्तों जोड़ा गया है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976, मतलब 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था भारत के संविधान में। किस संशोधन में दोस्तों? 42वें किस सन में? 1976। क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। किस अनुच्छेद में? 51A। किस भाग में? तो आप कहेंगे 4A। ठीक दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वह अनुच्छेद 51A में इसको जगह दिया गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में इसमें संशोधन किया गया और इसको भारत के संविधान में जगह दिया गया। भाग 4A के रूप में अनुच्छेद 51A के रूप में इसको स्थान दिया गया। तो दोस्तों ये जो ऊपर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51A, इनकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे जब पढ़ेंगे नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार दोस्तों आपके प्रारंभिक जब बना था संविधान तब 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। नागरिकता में हम लोग पढ़ेंगे 5 से 11 में, और फिर डीपीएसपी पढ़ेंगे 36 से 51, और मूल कर्तव्य पढ़ेंगे आपका क्या? इस मूल कर्तव्य दोस्तों वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। उसमें भी संशोधन करके पहले 10 था मूल संविधान में, बाद में इसको 11 कर दिया गया। ठीक दोस्तों, हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति संबंधी ऐसे कौन कौन से प्रावधान, ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनकी बात करता है हमारा संविधान? आइए हम उनकी बात करते हैं दोस्तों। जब हम अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 है वह राष्ट्रपति के पद की बात करता है कि मतलब राष्ट्रपति के रूप में एक पद होगा। राष्ट्रपति दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है और इन्हें हम कहते हैं नॉमिनल हेड, अर्थात नाम मात्र के प्रथम। जो वास्तविक शक्ति है वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं होती दोस्तों, लेकिन जो नाम मात्र का जो मतलब जो बोलते हैं मतलब कि जो मंत्रिपरिषद के सलाह पर अपना कोई निर्णय ले तो उन्हें हम कह सकते हैं क्या? राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति हैं भारत का प्रथम नागरिक भी होते हैं, साथ ही साथ वे क्या होते हैं दोस्तों? साथ ही साथ ये एक गरिमामयी पद है, भारत राष्ट्र के लिए गरिमामयी पद है जिनको भारत संविधान में जगह दिया गया है। तो अनुच्छेद जो 52 है दोस्तों वह राष्ट्रपति के पद की बात करता है। अब दोस्तों अब जब पद मिल जाएगा तो उनको कुछ शक्ति और कार्य भी दिए जाएंगे संविधान के द्वारा। तो अनुच्छेद जो 53 है दोस्तों वह उन राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य संबंधी विधायी शक्ति क्या है, कार्यपालक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति उनकी क्या है, प्रशासनिक शक्ति क्या है, इन सारे क्षेत्रों की वो बात करता है। तो राष्ट्रपति के जो शक्ति एवं कार्य संबंधी जो प्रावधान दोस्तों है वो है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 जो है दोस्तों वहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का चुनाव मतलब राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे उनकी निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? तो निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान जो है दोस्तों वो है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो है दोस्तों वह बात करता है, अनुच्छेद 54 थोड़ा छोटा होगा, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो, इसमें बार बार बोल रहा हूँ कि जो अनुच्छेद 54 है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 53 शक्ति एवं कार्य की बात करता है। जबकि अनुच्छेद जो 52 है दोस्तों वह राष्ट्रपति के पद की बात करता है कि राष्ट्रपति के रूप में भारत में एक पद होगा जो भारत के प्रथम नागरिक होंगे और एक मतलब कि क्या होंगे? नाम मात्र के प्रधान के रूप में इनको जाना जाएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। जो अनुच्छेद 55 है दोस्तों उसमें चुनाव का तरीका बताया गया है, मतलब किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। अब दोस्तों जो अनुच्छेद 55 है यह राष्ट्रपति के साथ भी लागू है और उपराष्ट्रपति के साथ भी लागू है, मतलब कि ये जो तरीका अपनाया गया है ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों साथ लागू है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। उसमें क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत या हस्तांतरणीय मत के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है। हम चर्चा करेंगे कि एकल हस्तांतरणीय चुनाव क्या होता है या एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी हमको केवल जानना है अनुच्छेद 55 में चुनाव के तरीके को अपनाया गया, किस मतलब चुनाव का तरीका क्या होगा जिसके माध्यम से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा।
फिर दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 56 की बात करें तो वहाँ राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें। दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वहाँ 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल दोस्तों क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। कभी कभी क्या होता है, अगर वह सभापति के रूप में काम करते हैं तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष है। तो अनुच्छेद 56 जो है वह राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। और जो अनुच्छेद 58 है दोस्तों, एक अनुच्छेद में आगे जा रहा हूँ दोस्तों, जो अनुच्छेद 58 है 58 जो है वह राष्ट्रपति की योग्यता की बात करता है कि राष्ट्रपति की क्या योग्यता होगी। तो उनका जो उम्र, पहली बात तो दोस्तों क्या हो, भारत के नागरिक हों, लोकसभा के सदस्य बनने की क्षमता रखते हों, और दूसरी जो उनकी बात है दोस्तों वो है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि उनका जो आयु है वह कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष, ठीक दोस्तों। अगर राष्ट्रपति हमको बनना है तो हमारी जो उम्र सीमा है वह कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष होना चाहिए। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अब दोस्तों जो अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 60 जो दोस्तों वह शपथ की बात करता है। जो राष्ट्रपति है दोस्तों वह भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने अपना शपथ ग्रहण करते हैं। मतलब जो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का राष्ट्रपति किसके समक्ष अपना मतलब कि शपथ ग्रहण करते हैं, तो आप बोल सकते हैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 61 जो है दोस्तों वह महाभियोग की बात करता है। अगर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है तो संविधान का उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति को उनके पद से मुक्त किया जा सकता है या उनको उनके पद से हटाया सकता है। उसका जो विधि है दोस्तों हटाने की वो है महाभियोग, इम्पीचमेंट। मतलब इम्पीचमेंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। अगर केवल एक ही, केवल संविधान को उल्लंघन करने पर, अन्य की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, अन्य की कोई प्रोसेस है। जब भी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में मंत्री मतलब कि जो सदस्य हैं वे क्या कर सकते हैं, इनके प्रति महाभियोग ला सकते हैं और महाभियोग के माध्यम से इनको हटा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 71 जो है दोस्तों वह चुनाव संबंधी मामले, जो चुनाव संबंधी मामले दोस्तों चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, इनसे संबंधी जितने भी विवाद या मामले होंगे चुनाव से संबंधित, वे सभी मामले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा। अर्थात जो सर्वोच्च न्यायालय है वही इनके चुनाव संबंधी मामले को देखेगा, चाहे वह राष्ट्रपति का मामला हो चाहे वह उपराष्ट्रपति का मामला हो। कोई भी विवाद होता है चुनाव संबंधी तो आपको याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले को देखता है। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 72 है वह राष्ट्रपति को शक्ति देता है क्षमा दान की शक्ति। अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा या कोई भी ऐसा कुछ ऐसा सुनाया गया है तो उसके सजा को, जैसे मान लीजिए आजीवन कारावास हो गया, मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, तो उनमें परिवर्तन कर सकता है और क्षमादान किसी एक व्यक्ति को भी हमारे भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को ताकत है कि वह जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को क्षमादान दे सकता है। लेकिन हमारे भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति को, जहाँ तक हमें पता है, हो सकता है आपको भी पता हो, तो क्षमादान की शक्ति जो है वो किसमें नहीं था दोस्तों, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद जो 72 दोस्तों वह राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 85 है वह लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन मतलब होता है दोस्तों, मतलब होता है कि अनुच्छेद जो 85 है, अनुच्छेद 85 में बोल रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अनुच्छेद 85 है वह लोकसभा के विघटन संबंधी प्रावधान करता है। अर्थात जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर, मतलब प्रधानमंत्री की परामर्श पर क्या कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक दोस्तों, तो हमें को ये जानना है कि अनुच्छेद जो 85 है वह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह प्रधानमंत्री के परामर्श पे, क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री के परामर्श पे लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। फिर दोस्तों अनुच्छेद जो 123 है वह अध्यादेश की शक्ति प्रदान करता है भारत के राष्ट्रपति को। अर्थात अगर सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है और कोई बहुत विशेष महत्व का कोई भी अगर कानून या कोई भी अधिकार है, अधिकार मतलब होता है कि राष्ट्रपति के अधिकार होता है कि वो अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123
1, 2, 3 अनुच्छेद 123 जो है वह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। जब हम राष्ट्रपति को दोस्तों पढ़ेंगे तो हम एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, कार्य क्या है, कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में, हम उस पर बहुत अच्छे से चर्चा करें। अभी आपको अनुच्छेदों को जानना है जिससे कि आपके मन में रहे, दिमाग में रहे कि हाँ राष्ट्रपति संबंधी इतने कुछ अनुच्छेद हैं जिन पे प्रश्न हमको पूछ सकता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों वह भारत का द्वितीय नागरिक होते हैं, भारत के द्वितीय नागरिक होते हैं। तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो अनुच्छेद 63 दोस्तों वह उपराष्ट्रपति के पद की बात करता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में एक भारत में पद होगा, ऐसा प्रावधान हमारा भारत का संविधान करता है। तो अनुच्छेद जो 63 है, 63 अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद की बात करता है। और अनुच्छेद जो 64 है दोस्तों वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, अर्थात जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। जिस प्रकार से लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों राज्यसभा में चूंकि उच्च सदन है, राज्यसभा में भी क्या होते हैं, एक सभापति होते हैं, और सभापति कोई और नहीं बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल होता है। इनको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं दोस्तों वह उपराष्ट्रपति की जगह नहीं बल्कि सभापति के रूप में प्राप्त होता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 66 की। अनुच्छेद 66 जो है दोस्तों, जिस प्रकार से हमने देखा कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, ठीक वैसे ही अनुच्छेद 66 में निर्वाचन की बात करता है उपराष्ट्रपति का। कौन? अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 जो है दोस्तों वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान करता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 67 की, जो अनुच्छेद 67 दोस्तों वह उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करती है। ठीक दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी जो प्रावधान है वो किस में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 67 में। फिर जो अनुच्छेद 69 दोस्तों वह भी क्या करता है? उपराष्ट्रपति के शपथ संबंधी प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति भी करते हैं 69 के तहत अपना शपथ ग्रहण करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कुछ प्रारंभिक अनुच्छेदों को। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको कई बार रिकॉल आप करेंगे आपको पता चल जाएगा। 63 उपराष्ट्रपति के पद की बात करता है, 64 राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, अनुच्छेद 66 निर्वाचन की बात करता है, अनुच्छेद 67 उनके कार्यकाल की बात करता है, और अनुच्छेद 69 या 69 उनके शपथ की बात करता है कि वे शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ लेंगे अपने संविधान के प्रति। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की। जो भारत का प्रधानमंत्री है उनको क्या क्या ताकत मिली, क्या क्या है उनके, आइए देखते हैं। जो अनुच्छेद 74 दोस्तों, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक परामर्शी एक निकाय होगा जिसको बोलते हैं क्या? मंत्रिपरिषद। अर्थात भारत के राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक परिषद का गठन करता है जिसका नाम है मंत्रिपरिषद। यह मंत्रिपरिषद क्या करता है दोस्तों? राष्ट्रपति को सलाह देता है। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 75 में एक प्रधानमंत्री पद को रखा गया है। प्रधानमंत्री भारत के वास्तविक होते हैं, मतलब रियल हेड होते हैं। अगर वास्तविक शक्ति की बात करें तो वो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है दोस्तों वो किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। और प्रधानमंत्री जो होता है दोस्तों वह होता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री से एक तरह हम कह सकते हैं जो अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श लेता है तो इसका मतलब नहीं कि वो प्रधानमंत्री लेता है बल्कि वह पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया हमारे संविधान में। तो जो पूरा मंत्रिपरिषद जो बनाया गया इसका जो हेड होगा वो कौन होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री होगा। फिर दोस्तों अनुच्छेद 78 की बात करें, 78, तो 74 में मंत्रिपरिषद, 75 में प्रधानमंत्री, 78 की बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य होते हैं। प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य इस रूप में होते हैं कि वह राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करे। कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है जो हमारे देश में या कोई भी कार्य या कोई भी योजनाएं संपन्न हो रही हैं उनकी जानकारी प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की जाए। ऐसी शक्ति, ऐसे कर्तव्यों को हम अनुच्छेद 78 के अंतर्गत रखे हैं। अर्थात अनुच्छेद 78 जो है दोस्तों वह प्रधानमंत्री के कर्तव्य को कोई प्रावधान को बताता है कि जो राष्ट्रपति को जानकारी देने संबंधी हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? आइए बात करते हैं दोस्तों संसद की, कि अब चूंकि संसद ही है जहाँ पे कानून का निर्माण होता है, नए कानून बनते हैं, वहाँ संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तो अब हम वही बात करेंगे पार्लियामेंट। भारत में एक संसद होगा, संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। लेकिन वह राष्ट्रपति का कार्य होता है कि वह संसद के किसी भी सदन में की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, वो केवल अभिन्न अंग होते हैं।
दोस्तों जो अनुच्छेद 79 है 79 अनुच्छेद 79 जो है वह भारत के लिए एक संसद की व्यवस्था करता है कि भारत के लिए क्या होगा, एक संसद होगा। और संसद में दोस्तों जो अनुच्छेद 80 है राज्यसभा और अनुच्छेद 81 लोकसभा। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। तो हम कह सकते हैं यहाँ संसद है और संसद के दो पार्ट हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये आपका 79 हो जाएगा, ये 80 और ये 81। तो अनुच्छेद 79 संसद की बात करता है, अनुच्छेद 80 बात करता है राज्यसभा की और अनुच्छेद 81 बात करता है किसकी दोस्तों, लोकसभा की। अब दोस्तों जो अनुच्छेद 89 है वह बात करता है कि राज्यसभा में एक सभापति और एक राज्यसभा में उस सभापति और उपसभापति के रूप में इनका नियुक्ति होती है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 89 है वह सभापति और उपसभापति के रूप में इनको राज्यसभा में चुना जाता है। जबकि अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष, स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर की हम बात करते हैं। तो जो अनुच्छेद 93 है वह लोकसभा में, लोकसभा दोस्तों बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप समझ जाइएगा लोकसभा। ठीक दोस्तों, एक है लोकसभा, लोकसभा के रूप में हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करते हैं, जबकि राज्यसभा में हम सभापति उपसभापति, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे हम सभापति उपसभापति बोलें चाहे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बोलें। लेकिन थोड़ा सा शब्दों को समझने के लिए हम बात करते हैं कि सभापति उपसभापति हमको याद रहेगा राज्यसभा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमको याद रहेगा कहाँ पे दोस्तों, अनुच्छेद 93। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 97, 89 4 93 4 हम 97 कह सकते हैं। जो अनुच्छेद 97 है दोस्तों वह सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात करते हैं। इनका वेतन क्या होगा, इनका भत्ते क्या होंगे, इनसे संबंधित चर्चा करता है दोस्तों अनुच्छेद 97। तो सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष संबंधी वेतन और भत्ते क्या होंगे, इनकी चर्चा करता है दोस्तों क्या, अनुच्छेद नंबर 97। फिर दोस्तों अनुच्छेद 98 कहता है कि संसद के रूप में एक सचिवालय होगा, अर्थात संसद को एक सचिवालय प्रदान किया जाएगा, संसद सचिवालय उसको नाम दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि संसद के कार्य को संपन्न करने के लिए एक सचिवालय की व्यवस्था की गई है जिसे बोलते हैं संसद सचिवालय। फिर दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 99 में दोस्तों जो संसद के सदस्य होते हैं उनके जो शपथ ग्रहण संबंधी जो प्रावधान है उसे रखा गया है अनुच्छेद 99। तो 98 में संसद सचिवालय है दोस्तों और 99 में क्या है दोस्तों, शपथ ग्रहण है, अर्थात शपथ ग्रहण संबंधी जो प्रावधान है दोस्तों उसे अनुच्छेद 99 में जगह दिया गया है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 100 की। जो अनुच्छेद 100 है दोस्तों वह निर्णायक मत की बात करता है अध्यक्ष या सभापति को। अगर सदन में अगर मत बराबर पड़ जाते हैं तो मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष या सभापति को अधिकार होता है कि वह निर्णायक मत देकर किसी भी परिणाम तक पहुंच सकता है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष सभापति को होता है, अनुच्छेद 100 में इसकी बात की गई है। फिर दोस्तों हम अनुच्छेद 105 की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार। संसद को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वो अपने किसी भी कार्य को किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनसे संबंधित जो सदन से संबंधित जितने भी शक्ति या कार्य क्षेत्र हैं उस पर बाह्य तत्वों का कोई भी जो बाह्य कारक हैं वो इन पर प्रभावित नहीं होंगे, उनका इन पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अर्थात जो सांसद होते हैं वो हमारे संसदीय विशेषाधिकार उनको प्रदान किया गया है। वो संसद में जितने भी अधिकार होंगे उनका वो प्रयोग करेंगे। संसद को अधिकार है कि वो किसी भी सांसद के प्रति कोई भी निर्णय कोई भी कदम उठाए, लेकिन अन्य बाहरी जो तत्व हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके बारे में चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे स्पेशली संसद। अभी हमको कुल जानना है कि अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है, संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 108 जो दोस्तों वह संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। दोस्तों कभी क्या होता है, हमारे कोई साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में गया और दोनों के बीच क्या होता है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अर्थात जब दोनों सदन के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए और तो उस विधेयक को लेकर क्या होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो दोनों सदनों की क्या करते हैं, बैठक बुलाते हैं। तो दोनों सदनों की बैठक, अर्थात जब लोकसभा या राज्यसभा के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा एक बैठक बुलाया जाता है जिसे बोलते हैं हम क्या, संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन। तो उस बैठक में क्या होता है, उस बिल संबंधी जो प्रावधान है उसको पारित या पास किया जाता है। अब दोस्तों अध्यक्ष जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि राष्ट्रपति होने के नाते भी राष्ट्रपति अध्यक्षता क्यों नहीं करता है। दोस्तों आपको पता होगा, मैंने प्रारंभ में आपसे कहा था कि राष्ट्रपति सदन का अंग होता है लेकिन सदन की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। यही कारण होता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, स्पीकर करता है, जबकि बुलाता कौन है बैठक, राष्ट्रपति। दोस्तों हम बात करते हैं 110 की।
जो अनुच्छेद 110 है वह भारत के मनी बिल धन विधेयक की बात करता है। धन विधेयक को दोस्तों प्रमाणित कौन करता है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पे धन विधेयक को लाया जाता है। और धन विधेयक कौन मानता है? प्रमाणित कौन करता है कि धन विधेयक कि यह धन विधेयक एक धन विधेयक के रूप में पारित होगा। इसको मानने का अधिकार, प्रमाणित करने का अधिकार दोस्तों किसको है? लोकसभा के स्पीकर को है, लोकसभा के अध्यक्ष को है। तो कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ऐसा कौन कहेगा? आपका लोकसभा का अध्यक्ष। तो 110 जो है वह धन विधेयक की बात करता है, अनुच्छेद 110। फिर दोस्तों जो अनुच्छेद 111 है वह बात करता है विधेयकों पर स्वीकृति। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा से पास होकर जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर क्या करता है? अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। जब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है तो वही विधेयक क्या बन जाता है दोस्तों? अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 111 जो है वह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह विधेयकों पर क्या करे? अपनी स्वीकृति प्रदान करे, ठीक है, अपनी सहमति प्रदान करे। तो दोस्तों और फिर हम संसद की बात करते हैं। जो अनुच्छेद 112 है दोस्तों वह वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट। सरकार को एक साल का जो पूरा लेखा जोखा होता है, आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है, उसी का विवरण प्रस्तुत करना होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है जिसे हम आम चाल की भाषा में या बोलचाल की भाषा में हम बजट कहते हैं। बजट कोई संवैधानिक शब्द नहीं है बल्कि है बोलचाल की भाषा है। तो हम कह सकते हैं कि 112 जो है वह वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान करता है। फिर दोस्तों 116 जो है वह लेखा अनुदान की बात करता है, ठीक है। अनुदान संबंधी जो लेखा अनुदान संबंधी जो प्रावधान है उसकी बात करता है 116। दोस्तों 117 बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्त विधेयक की बात करती है, मतलब जो फाइनेंशियल बिल है उनकी बात करता है कौन? अनुच्छेद 117। फिर जो 120 दोस्तों वह बात करता है कि संसद की भाषा क्या होगी, संसद के लिए कौन से भाषा होंगे, किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, कौन कौन से भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो अनुच्छेद 120 संसद के भाषा संबंधी प्रावधान करता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 122 की। जो अनुच्छेद 122 दोस्तों न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता है अगर संसद का कार्य चल रहा है, सदन का कार्य चल रहा है, तो संसद में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सभी मामलों पर न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकती है। मतलब न्यायालय का अधिकार नहीं होगा कि वह संसद से संबंधित किसी भी क्रियाकलापों पर क्या करे? संसदों से पूछताछ करे। ऐसा प्रावधान हमारा अनुच्छेद 122 करता है। दोस्तों ने क्या देखा? 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, 89 में सभापति उपसभापति का पद है, 93 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद है जो कि लोकसभा के होंगे, 97 में उनके वेतन और भत्ते की बात करता है, 98 में संसद सचिवालय को रखा गया है, 99 में शपथ ग्रहण की बात करता है जो संसद के सदस्य होते हैं, 100 में निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष या सभापति को होता है, 105 संसदीय विशेषाधिकार को व्यक्त करता है, 108 राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, 110 धन विधेयक की बात करता है, 111 राष्ट्रपति के द्वारा विधेयकों पर सहमति या स्वीकृति की बात करता है, 112 वार्षिक वित्त विवरण की बात करता है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको पास किया जाता है, 116 लेखा अनुदान की बात करता है, ठीक। सरकार जब किसी प्रकार का अनुदान निकालती है उनकी बात करता है। अनुच्छेद 17 वित्त विधेयक की बात करता है, 120 भाषा की बात करता है, 122 न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता है संसद के किसी भी सदस्य से किसी भी कार्यवाही से संबंधित मामलों पर। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए हैं जिनकी बात करता है। दोस्तों जो अनुच्छेद 124 है वह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संबंधी बात करता है। मतलब अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। कुल मिलाकर दोस्तों कितने जज हैं? अगर न्यायाधीशों की बात करें तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने जज हैं दोस्तों? 34 हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। कुल मिला के 34 का बेंच, 34 सदस्य हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति में। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों वो है साबित कदाचार। अगर वो किसी प्रकार का ऐसे आचरण को वो स्वीकार करते हैं जो उनके ऊपर शोभा नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? उन पर कदाचार का आरोप लगाकर साबित कदाचार का आरोप लगाकर उन्हें उनके पद से रिमूव किया कि उनको हटाया जा सकता है। उसके लिए प्रोसेस है 2/3 बहुमत या फिर अन्य चीजें उनके साथ लाई जाती हैं।
ठीक दोस्तों, तो अनुच्छेद 124 जो है वह सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है। दोस्तों अभी हम चर्चा करेंगे, जब पढ़ाएंगे सर्वोच्च न्यायालय तो बताएंगे 124A, 124B, 124C। राष्ट्र एक आपको पता होगा, एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया था, NJAC। ठीक दोस्तों, तो NJAC जो लाया गया था, फिर उसको रिमूव, मतलब उसके शक्ति और कार्य की बात करता है। फिर संसद को शक्ति दिया गया है कि वो कानून बना सकते हैं इनसे संबंधित। तो 124A, 124B, 124C इसकी चर्चा जब हम पढ़ेंगे अच्छे से सुप्रीम कोर्ट, तो हम बताएंगे। अभी आपको 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। कोलेजियम सिस्टम संदर्भित है वो, कि कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, वहाँ संवैधानिक है असंवैधानिक है, इसकी बात हम करेंगे। अनुच्छेद 125 दोस्तों, वह इनके जो हमारे न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्ते की बात करता है। जो अनुच्छेद 131 है वह मूल क्षेत्राधिकार, मतलब मूल क्षेत्राधिकार से मतलब यहाँ होता है दोस्तों कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वह किसी भी मामले पर सुनवाई कर सकता है, कोई भी जा सकता है अपने। इतना ये सबसे महत्वपूर्ण उसका भी मतलब उसको कह सकते हैं विशेषाधिकार एक तरह से है, मूल क्षेत्राधिकार जो है जिसे बोलते हैं। ठीक, अनुच्छेद 137 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, न्याय पूर्णावलोकन या न्यायिक समीक्षा। आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया और कोई कानून मान लीजिए पास हो गया, ऐसी स्थिति में क्या होता है, इससे मान लीजिए और कानून बन गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ, मतलब जब न्यायालय ने उस कानून को देखा या पढ़ा तो उसे लगा कि इसमें तो इस संविधान का उल्लंघन हो रहा है, मतलब ये संविधान के अनुरूप नहीं है। जब ऐसा महसूस होता है न्यायालय को कि यह संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए न्यायपालिका क्या करती है, न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक समीक्षा की बात करता है। तो अनुच्छेद 137 जो दोस्तों वह न्यायिक समीक्षा की बात करता है, जुडिशियल रिव्यू बात करता है कि जो भी कानून या प्रावधान बनाए गए हैं वह संविधान के अनुरूप है कि नहीं, ऐसा नहीं हो संविधान को उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी जांच कराने के लिए हम एक न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं अनुच्छेद 137 में। जो अनुच्छेद 141 दोस्तों, वह घोषित कानून सभी न्यायालयों पर लागू होना। जो जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कानून को मतलब किसी भी कानून घोषणा किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जितने भी न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानून या घोषित किए गए कानून की क्या होगा, लागू करना होगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून जो होगा वह सभी न्यायालयों पर लागू होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 143 दोस्तों बात करता है राष्ट्रपति से सलाह करने की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति को, मतलब जो राष्ट्रपति है, हमको भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनसे सलाह करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 143 143 में क्या दोस्तों कि राष्ट्रपति को सलाह करने की शक्ति या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति से सलाह करने की शक्ति, मतलब एक दूसरे में परामर्श संबंधी जो प्रावधान है वो दिया गया अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 145 दोस्तों, न्यायालय के कुछ नियम और कानून होंगे जिनके बारे में प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 145 जो है वह न्यायालय के नियम और कानून संबंधी प्रावधान करता है कि न्यायालय का क्या नियम होगा, न्यायालय के कानून होंगे, क्या उनका डिसिप्लिन होगा, क्या उनका अनुशासन होगा, उनसे संबंधित प्रावधान 145 में किया गया है। 147 जो दोस्तों वह न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाती है। कोई भी कानून, मतलब जो भी हमारे संविधान के अनुरूप हो रहा है या जो भी हमारे देश में हो रहा है, उन सब की मतलब जो संविधान संबंधित जो होंगे मूल रूप से उनकी व्याख्या कौन करेगा, न्यायालय की करेगा। न्यायालय क्यों करेगा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान है उसका गार्जियन, उसका जो संरक्षक होता है वह होता है न्यायपालिका होती है। और जो अब चूंकि न्यायपालिका क्या है, गार्जियन है, तो जब न्यायपालिका गार्जियन है तो न्यायालय को अधिकार होगा कि वहाँ क्या करे, अपने संविधान संबंधी प्रावधानों की व्याख्या करे या उससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनकी व्याख्या करे। अब दोस्तों आपको पता होगा कि केंद्र सरकार को सलाहकारी शक्ति के रूप में या सलाहकारी या विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है एक महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कहा गया है कि अनुच्छेद 76 में भारत सरकार के लिए एक महान्यायवादी होंगे जो राष्ट्रपति के लिए या केंद्र सरकार के लिए क्या करेंगे, विधि संबंधी सलाह देंगे, विधि संबंधी क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो केंद्र सरकार के लिए या भारत सरकार के लिए एक महान्यायवादी पद को रखा गया है, जिनकी ताकत जो होती है, इनकी जो शक्ति होती है वह सुप्रीम कोर्ट के क्या होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समकक्ष होती है। और दूसरी बात जान लें दोस्तों, ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगर कहा जाए कि भारत के सबसे बड़े
विधि अधिकारी कौन है? तो आप कह सकते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी। फिर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कहा गया दोस्तों कि जितने भी लेखा जोखा हो रहा है, आय व्यय से संबंधित लिया गया, दिया गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, इन सभी प्रावधानों को अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या संरक्षण में रखा गया है, जिसको बोलते हैं कैग, कंट्रोलिंग ऑडिट जनरल। तो नियंत्रक एवं महालेखा कहा गया है कि अनुच्छेद 148 में भारत के संविधान में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी मतलब क्या होगा? अधिकार होगा, प्रावधान होगा, जो समस्त लेखा जोखा का विवरण प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्या कार्य एवं शक्ति की बात करता है, उनके क्या कार्य, उनकी क्या शक्तियां होंगी। और अनुच्छेद 150 में संघ तथा राज्यों के जो लेखा जोखा के प्रकार हैं उनसे संबंधित बात करते हैं हम। कहाँ? अनुच्छेद 150 में। और अनुच्छेद 151 में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कैग है वह अपने प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति से सदन में मतलब सदन में क्या उसको सदन के पटल रखने का प्रयास करता है। तो जो प्रतिवेदन है जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है, राष्ट्रपति क्या करता है उसको दोस्तों सदन में प्रस्तुत करता है, सदन के पटल पर रखने का मतलब सदन के पटल पे रखता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा क्या कि हमने क्या देखा, अनुच्छेद 1 से 4 देखा, फिर 5 से 11 12 हम दोस्तों इनकी चर्चा करेंगे आने वाले क्लासेस में जब हम अनुच्छेदों को और कुछ संशोधनों को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम क्रमशः एक एक पार्ट को उठाएंगे और अच्छे से उसको समझेंगे, उससे संबंधित अनुच्छेदों को, उससे संबंधित शक्तियों कार्यों को, उनसे संबंधित प्रावधानों को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारे अनुच्छेद समझ में आए होंगे। बहुत हम आपको बस एक ही सलाह देंगे, सलाह क्या, एक मित्र होने के नाते, दोस्त होने के नाते, भाई होने के नाते हम इतना जरूर कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इसको डिफिकल्ट मत बनाइए। डिफिकल्ट बनाने से क्या होती है, चीज़ें आपसे दूर जाती हैं। इसको आसान बनाने का तरीका दोस्तों ये है कि आप जैसे आपको मैंने कहा अनुच्छेद 1 से 4 लिखा है, मैं इसलिए लाल पेन से लिखा हूँ जिससे आपको पता चले कि हमको क्या क्या पढ़ना है। इसी 4 को आप अच्छे से राइट डाउन करिए, अच्छे से उसको समझिए, पढ़िए क्या कहना चाहता है अनुच्छेद 1 2 3 4। फिर आप राष्ट्रपति लिखिए, राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़िए। उपराष्ट्रपति लिखिए, उपराष्ट्रपति के सारे अच्छे से अनुच्छेदों को पढ़िए। प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। दोस्तों आप उम्मीद करिए, विश्वास करिए कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आपके मस्तिष्क में छा जाएंगी। इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सारा चीज़ बहुत अच्छा रहेगा और आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस तरीके से हमें देखते रहें और हम भी अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड कर सके जिससे कि आपकी परीक्षा में उसका लाभ मिल सके। दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहें और जो भी दिक्कतें हों उसे आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को इसका लाभ होगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भाग के साथ। बाय बाय दोस्तों।